हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी ऑनलाइन क्लासेस पे। मैं करण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, मुख्य परीक्षा में उत्तर कैसे लिखें। ठीक है, बीपीएससी 65 मेंस के लिए बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया था कि सर मुख्य परीक्षा में उत्तर कैसे लिखें, इस पर एक वीडियो बनाइए। ठीक है, तो इसी को लेके मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, जिन्होंने भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज हम पूरे सिस्टमेटिक तरीके से देखेंगे कि मुख्य परीक्षा में उत्तर कैसे लिखें। आपके जो भी सवाल हैं आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। ऐसे में कोशिश करूंगा कि आपकी जितनी भी मुख्य परीक्षा में उत्तर लिखने को लेके प्रश्न हैं सबका जवाब दे सकूं। आज की बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे थे, सबके जवाब मैं दूंगा इस वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें शुरुआत में आपको लगेगा कि कुछ और है, अंत में लगेगा कुछ और है, लेकिन सबका एक ही मतलब है और वो है मुख्य परीक्षा में उत्तर कैसे लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्शन। तो मुख्य परीक्षा में उत्तर कैसे लिखें को लेकर हमारी सबसे पहली रणनीति ये होनी चाहिए कि हमें इस बात को जानना होगा कि सबसे पहले इस बात को जान लेना जरूरी है कि सिविल सेवा परीक्षा में आपकी मेहनत और सफलता के बीच कोई अनिवार्य तथा कारण कार्य संबंध नहीं है। मतलब क्या है कि कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो अनिवार्य रूप से है और आपको कार्य के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसका अर्थ ये है कि जरूरी नहीं है कि अधिक मेहनत करने वाला अभ्यर्थी सफल हो जाएगा और कम मेहनत करने वाला अभ्यर्थी सफल नहीं होगा। ठीक है, सीधा सा मतलब है सफलता के लिए जो सबसे बड़ी स्किल चाहिए वो है अच्छा उत्तर लिखने की स्किल। ठीक है, परीक्षा के लिए केवल आप एक उत्तर पुस्तिका हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि सफलता के लिए जो सबसे बड़ी स्किल चाहिए वो है अच्छा उत्तर लिखने की स्किल। परीक्षा के लिए आप सिर्फ एक उत्तर पुस्तिका हैं। ठीक है, सफलता मेहनत के साथ साथ कई अन्य कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है आपकी उत्तर लेखन शैली। हमेशा ध्यान रखिए कि उत्तर पुस्तिका की जांच करने वाले परीक्षक को इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं होती कि उत्तर पुस्तिका किस उम्मीदवार की है, उसने कितनी गंभीरता से पढ़ाई की है या उसकी परिस्थितियां कैसी हैं इत्यादि। ठीक है, उसके पास अभ्यर्थी के मूल्यांकन का सिर्फ एक आधार होता है और वो ये है कि अभ्यर्थी ने उत्तर पुस्तिका पर किस स्तर के उत्तर लिखे हैं। अगर आपके उत्तर प्रभावी होंगे तो परीक्षक अच्छे उत्तर देने के लिए मजबूर हो जाएगा। यदि उत्तर में दम नहीं है तो फिर चाहे आप कितनी भी मेहनत किए हों या कुछ भी किए हो, जितनी घंटों आपने पढ़ाई किया हो, कोई भी परिणाम सकारात्मक नहीं निकलेगा। मोटे तौर पे ये मान कर चलना चाहिए कि आपकी सफलता या विफलता तैयारी की भूमिका में सिर्फ 50% से अधिक नहीं है। शेष जो 50% का भूमिका है वो है परीक्षा के 3 घंटों में आपका निष्पादन कैसा रहा, आपने कितने प्रश्नों के उत्तर लिखे, किस क्रम में लिखें, बिंदुओं में लिखें या पैरा बना कर लिखें, रेखा चित्रों की मदद से लिखें या उसके बिना लिखें, साफ सुथरी हैंड राइटिंग में लिखें या मतलब खराब हैंड राइटिंग में लिखें। ठीक है, उत्तर के तथ्यों और विश्लेषण का समुचित अनुपात रखा या नहीं रखा, ये सभी वे प्रश्न हैं जो आपकी सफलता या विफलता में कम से कम 50% की भूमिका निभाते हैं। दुर्भाग्य की बात तो ये है कि अधिकांश उम्मीदवार इतने महत्वपूर्ण पक्ष के प्रति प्रायः लापरवाही बरतते हैं। उनमें से कई तो अपने कॉलेज के बाद के जीवन का पहला उत्तर सीधे मुख्य परीक्षा में लिखते हैं। कहने का क्या अर्थ है, जिन लोगों ने ग्रेजुएशन में जो उत्तर लिखे होते हैं अपने कॉलेज लाइफ में, ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट वो मेंस लिखते हैं। मतलब समझ रहे हैं कितना ये एक गैर जिम्मेदार वाला बात है। ठीक है, तो इस लेख का उद्देश्य, मतलब इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ यही समझाना है कि उम्मीदवारों को शुरू से ही उत्तर लेखन शैली के विकास के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। अब हम क्रमशः एक एक बिंदु लेकर उससे जुड़े पक्षों का विवेचना करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं उत्तर लेखन के विभिन्न चरण। ठीक है, तो ये देखिए उत्तर लेखन के विभिन्न चरण है। ठीक है, इस पे आज हम बात करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे प्रश्न को कैसे समझना है। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे उत्तर की रूपरेखा कैसे तैयार करना है। ठीक है, तीसरा देखेंगे कि उत्तर कैसे लिखना है। ठीक है, इसी का चौथा देखेंगे हम अपने उत्तर के प्रस्तुतिकरण को कैसे आकर्षक बना सकते हैं, मतलब उसको देखने में कैसे सजा सकते हैं, एग्जामिनर को देख के कैसे उस उत्तर के प्रति एक इंटरेस्ट पैदा हो कि हमें इसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आज हम इन्हीं 4 पॉइंट पे बात करने वाले हैं और पूरी डिटेल में बात
बात करेंगे। ऊपर की जो भी चीज़ें थी कि बिंदु में लिखें कि पैराग्राफ में लिखें वगैरह, जो भी सवाल थे मैं सभी चीज़ों का 1 बाय 1 जवाब दूंगा। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि प्रश्न को कैसे समझना चाहिए। ठीक है, तो प्रश्नों को समझना तथा विखंडित करना, ये उत्तर लेखन शैली का पहला ही चरण है। ठीक है, इस चरण में क्या होता है कि उत्तर लेखन प्रक्रिया का सबसे पहला चरण यही है। उम्मीदवार प्रश्न को कितने सटीक तरीके से समझता है तथा उसमें छिपे विभिन्न उप प्रश्नों तथा उसके पारस्परिक संबंधों को कैसे परिभाषित करता है। मतलब कि कभी कभी क्या होता है, एक प्रश्न पूछे जाते हैं और उसी प्रश्न में सब प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो ये मतलब इसमें कहने का अर्थ ये है कि उसमें छिपे हुए उप प्रश्नों को, मतलब एक प्रश्न के अंतर्गत बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो उसके पारस्परिक संबंधों को कैसे परिभाषित करता है। ये बात सुनने में अटपटी लग सकती है, किंतु सच ये है कि आधे से अधिक अभ्यर्थी इस पहले चरण में ही गंभीर गलतियां कर बैठते हैं। प्रश्नों को समझने का अर्थ है ये समझना कि प्रश्नकर्ता हमसे पूछना क्या चाहता है। कई बार प्रश्न की भाषा ऐसी होती है कि हम संदेह में रहते हैं कि क्या लिखें या क्या छोड़ें। इस समस्या का निवारण करने के लिए प्रश्न को समझने की क्षमता का विकास करना आवश्यक है। प्रश्न को ठीक से समझने के लिए मुख्यतः 2 बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पहली बात ये कि प्रश्न के अंत में किस शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरी ये कि प्रश्न के कथन में कितने तार्किक हिस्से विद्यमान हैं और उन सभी में आपसी संबंध क्या है। ठीक है, प्रश्न के अंत में दिए गए शब्दों से आशय उन शब्दों से है जो बताते हैं कि प्रश्न के संबंध में अभ्यर्थी को क्या करना है। मतलब कोई प्रश्न दिया गया है तो इसके संबंध में आपको करना क्या है। उदाहरण के लिए किसी प्रश्न के अंत में लिखा होता है कि विवेचन कीजिए, तो किसी के अंत में लिखा रहता है विश्लेषण कीजिए। ठीक है, अगर ये सूची देखें तो बहुत लंबी सूची हो जाएगी, जिसमें मैं बता रहा हूँ, आप नोट करते चलिए। पहला है प्रकाश डालिए, दूसरा है व्याख्या कीजिए, फिर तीसरा है मूल्यांकन कीजिए, चौथा है आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, फिर पांचवा है परीक्षण कीजिए, फिर निरीक्षण कीजिए, सातवां है विश्लेषण, आठवां है विवेचना, फिर से नौवां है मीमांसा, समीक्षा, आलोचना, समालोचना, वर्णन या विवरण, परीक्षा या स्पष्ट कीजिए या स्पष्टीकरण दीजिए। लगभग ये सूची 15 से 16 वर्ड में जाती है, इससे भी ज़्यादा हो सकती है। अगर इंग्लिश के वर्ड को देखेंगे तो और बढ़ भी सकती है। ठीक है, इन शब्दों के आधार पे ये तय होता है कि परीक्षक अभ्यर्थी से उत्तर में क्या उम्मीद कर रहा है। ये सही है कि बहुत से परीक्षक, मतलब जो आपकी कॉपी चेक करते हैं, खुद ही इन शब्दों के प्रति हमेशा चौकस नहीं रहते हैं। मतलब कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर जब कॉपी चेक करते हैं तो इन शब्दों को ध्यान ही नहीं देते हैं, बस वो उत्तर पढ़ने लगते हैं। अगर उत्तर आपने मोहित कर लिया फिर तो कोई बात नहीं है कि आपने क्या लिखा क्या नहीं लिखा, उत्तर पसंद आने चाहिए। ठीक है, लेकिन हमें यही मान के चलना चाहिए कि परीक्षक जो है इन शब्दों को ध्यान में रख के ही उत्तर देखते हैं। ठीक है, किंतु अभ्यर्थियों के लिए यही मानकर चलना ठीक है कि परीक्षक इन शब्दों को आधार बनाकर उत्तर की मूल्यांकन करते हैं। अगर हम ऊपर दिए गए, मतलब जो भी हमने जो ये वो देखें, वर्ड्स देखें जो प्रश्नों के अंत में रहते हैं, ठीक है, तो इनके कुछ वर्ग बना सकते हैं कि ये कितने वर्ग में, क्योंकि ये 15-16 हैं। 15-16 को 1 बाई 1 तो कर नहीं सकते। इसमें 15-16 को अगर कैटेगराइज किया जाए, मतलब एक वर्ग बना के समझे, तो 5 से 6 वर्ग समझेंगे। ठीक है, और उन 5-6 वर्ग को हम समझ के पूरे उत्तर को समझ सकते हैं कि कैसे लिखना है। तो सबसे पहला हमारा वर्ग क्या बनेगा, ध्यान से सुनिएगा। व्याख्या या वर्णन या विवरण या स्पष्ट कीजिए या स्पष्टीकरण दीजिए या प्रकाश डालिए। ठीक है, इन सबको एक वर्गीकरण में रखा जाता है। फिर से ध्यान से सुनिए, व्याख्या, वर्णन, विवरण, स्पष्ट कीजिए, स्पष्टीकरण दीजिए, प्रकाश डालिए। इन सभी शब्दों में प्रायः समान आशय व्यक्त होता है। ऐसे प्रश्नों में अभ्यर्थी से सिर्फ इतनी अपेक्षा होती है कि वो पूछे गए प्रश्न से संबंधित जानकारियां सरल भाषा में व्यक्त कर दे। मतलब जो पूछा जाए बस उसको अपनी भाषा देखें, मतलब जितनी सरल भाषा हो सके आप उससे संबंधित जानकारियां को व्यक्त कर दें, सिर्फ मतलब रख दें अपनी बातों को। ठीक है, वर्णन और विवरण वाले प्रश्नों में तथ्यों की गुंजाइश ज़्यादा होती है। मतलब जहाँ वर्णन और विवरण पूछे जाते हैं वहाँ पे थोड़ा फैक्ट आपको डालने होते हैं। ठीक है, जबकि व्याख्या कीजिए, प्रकाश डालिए या स्पष्टीकरण दीजिए वाले प्रश्न में पूछे गए विषय को सरल भाषा में समझाकर कहने की अपेक्षा विद्यमान होती है। ये हमारा पहला जो था कैटेगराइज्ड था, वर्गीकरण था। ठीक है, हम दूसरा वो देख सकते हैं कैटेगराइज्ड। ठीक है, उसमें दूसरे में आता है
दूसरे में आता है आलोचना या समीक्षा या समालोचना या परीक्षण या निरीक्षण या गुण दोष या विवेचना। ठीक है, इन सभी प्रश्नों को एक वर्ग में रखा जाता है। ध्यान देंगे, आलोचना, समीक्षा, समालोचना, परीक्षा या परीक्षण या निरीक्षण या गुण दोष विवेचना। ठीक है, इन सभी प्रश्नों को एक वर्ग में रखा जाता है। ऐसे उम्मीदवार से किसी तथ्य या कथन की अच्छाइयों और बुराइयों को देखने की अपेक्षा की जाती है। आलोचना शब्द से हमेशा व्यवहार में जरूर निकलता है कि अभ्यर्थियों को इसमें पूछे गए विषय से जुड़ी नकारात्मक बातें लिखनी है, किंतु सच ये है कि आलोचना का सही अर्थ गुण और दोष दोनों देखने की दृष्टि से होता है। तब भी मोटे तौर पे अनुपात ये रखा जाता है कि समीक्षा, ध्यान दीजिएगा, बातों पे एकदम क्लियरली ध्यान दीजिएगा, जाता है कि समीक्षा, समालोचना, परीक्षा या परीक्षण और निरीक्षण जैसे प्रश्नों में अच्छे और बुरे पक्षों का अनुपात लगभग बराबर रखा जाता है। जबकि जहां आलोचना आता है, ध्यान दीजिएगा, ऊपर में समीक्षा, समालोचना, परीक्षा और परीक्षण और निरीक्षण जैसे प्रश्नों में हमेशा अच्छे और बुरे पक्षों को लगभग बराबर अनुपात में रखा जाता है। लेकिन जैसे ही आपको कहीं प्रश्न में दिखे आलोचना कीजिए, ठीक है, या आलोचनात्मक, ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में क्या किया जाता है कि नकारात्मक पक्षों का अनुपात कुछ बढ़ा दिया जाता है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि 70 से 75% आपको नकारात्मक बातें कहनी होती है, बाकी आपको पॉजिटिव बातें कहनी होती है। ठीक है, ये एक औसत मतलब एवरेज रेशियो होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है मूल्यांकन कीजिए या आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इंग्लिश में इसको क्रिटिसाइज कहते हैं। ठीक है, क्रिटिसाइज व्यवहार में निंदा, लेकिन रियल में ऐसा होता है नहीं, अरे सॉरी मतलब क्रिटिसाइज कीजिए, इसका कहने का अर्थ है आलोचना कीजिए। और आलोचना को आप लोग समझेंगे कि व्यवहार में क्या कहा जाता है कि इसको निंदा के रूप में दिया जाता है, लेकिन रियल में जो है ऐसा होता नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है क्रिटिकल तरीके से अच्छे और बुरे दोनों चीज़ों को देखना होता है। क्रिटिसाइज या मूल्यांकन या आलोचनात्मक जो वर्गीकरण है हमारा, इसमें क्या होता है कि व्यवहार हम लोग जैसे ही आलोचना समझते हैं, एक्चुअली क्रिटिसाइज जो इंग्लिश का शब्द है इसके हिंदी में 3-4 वर्ड आते हैं, जैसे आलोचना कीजिए, समीक्षा कीजिए या समालोचना कीजिए। ठीक है, तो आलोचना सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है कि निंदा करना है। ठीक है, लेकिन ये व्यवहार की बात है, लेकिन रियल में ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब है कि आपको क्रिटिसाइज से आप समझ सकते हैं, क्रिटिसाइज मतलब क्रिटिकल तरीके से अच्छे और बुरे दोनों चीज़ों को देखना होता है, गुण और दोष दोनों देखना होता है। ठीक है, मूल्यांकन से पहले हमें आलोचनात्मक लिखा हो या नहीं, तार्किक रूप से दोनों बातों को एक ही समझना चाहिए। ठीक है, मूल्यांकन की कोई भी गंभीर प्रक्रिया तभी पूरी हो सकती है जब उसके मूल में आलोचनात्मक पक्ष का ध्यान रखा गया हो। सार ये है कि आलोचनात्मक मूल्यांकन वाले प्रश्नों में अभ्यर्थी को पहले गुण फिर दोष बताने चाहिए। ठीक है, अंत में उन दोनों की तुलना के आधार पर ये स्पष्ट करना चाहिए कि उस कथन या वस्तु का क्या और कितना महत्व है। ठीक है, एक और देखते हैं और वर्गीकरण। ठीक है, एक है विवेचना या मीमांसा। ठीक है, तो मीमांसा का अर्थ होता है किसी विषय पे व्यवस्थित तथा संपूर्ण रूप से प्रस्तुत करना। जैसे आपके प्रश्न में कभी कोई प्रश्न दे दिया और अंत में ये कहे कि विवेचन कीजिए या मीमांसा कीजिए, तो इसका अर्थ यही होता है कि आप उसको व्यवस्थित और संपूर्ण रूप से लिख दीजिए। ठीक है, ऐसे प्रश्नों पे लिखना कठिन होता है। ठीक है, कठिन नहीं होता है, सॉरी, उस प्रश्न से संबंधित सभी संभव पक्षों को मिलाकर लिख देना पर्याप्त होता है। मतलब उस प्रश्न, जैसे ग्रेजुएशन में हम लोग ध्यान दिए होंगे कि कोई प्रश्न आता है तो हम उससे रिलेटेड सभी पक्षों को संपूर्ण रूप से लिख डालते हैं। ठीक है, तो विवेचन वाले प्रश्नों में मूल अपेक्षा यही होती है कि अंतर सिर्फ इतना होता है कि इसमें किसी कथन या तथ्य की चर्चा करते हुए तार्किक व्याख्या की ज़्यादा अपेक्षा होती है। ठीक है, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है, विवेचना और मीमांसा। मीमांसा में क्या होता है कि व्यवस्थित और संपूर्ण रूप से लिख देना होता है, एज लाइक ग्रेजुएशन। ठीक है, लेकिन जैसे ही विवेचना पूछी जाती है तो उसमें क्या होता है कि आपको थोड़ा तार्किक मतलब थोड़ा फैक्चुअली आपको एक्सप्लेन करना होता है। मैंने उसमें थोड़ा नहीं कहा जाता तार्किक को, मैंने आपको प्रूफ देते हुए आगे बढ़ना होता है। ठीक है, अब देखिए एक और अंतिम कैटेगरी है, वो है विश्लेषण। ठीक है, तो विश्लेषण तथा संश्लेषण दोनों एक दूसरे का अपोजिट हैं। ठीक है, विश्लेषण, जहाँ संश्लेषण का अर्थ होता है बिखरी हुई चीज़ों को जोड़कर एक करना होता है, वहाँ विश्लेषण का अर्थ होता है किसी एक विचार या कथन को सरल से सरल हिस्सों में विभाजित करना, मतलब तोड़ देना, मतलब गुत्थी में कोई चीज़ है उसको अलग अलग कर देना। जबकि संश्लेषण क्या है कि अलग अलग चीज़ों को इकट्ठा कर देना, माने उसको गुथ देना। ठीक है, तो किसी कथन का
विश्लेषण करते हुए अभ्यर्थी को अपने मन में क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कितना जैसे संदर्भों को आधार बनाना चाहिए। मतलब क्या है कि जब आप किसी चीज़ का विश्लेषण कीजिए तो उसको तोड़ने के लिए, मतलब उसको जब ये गुत्थी में है, एक माले को जब तोड़ेंगे तो उसको तोड़ने के लिए आपको कुछ तो प्रश्न चाहिए, कुछ तो तरीके चाहिए कि आप उसको कैसे तोड़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपके मन में क्या होने चाहिए कि क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कितना जैसे संदर्भों को आधार बनाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमें वो चीज़ें समझ में आएगी कि कैसे विश्लेषण करना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने इन चीज़ों को पहले देख लिया। ठीक है, कि प्रश्न के छिपे विभिन्न उप प्रश्नों तथा उनके पारस्परिक संबंधों को कैसे परिभाषित करता है। ठीक है, दूसरा हम ये देखते हैं प्रश्न कर्ता हमसे क्या पूछना चाहता है। ये जो पहला हमारा कैटेगरी था प्रश्न को समझना या विखंडित करना, इसके अंतर्गत हम ये दोनों चीज़ें देख चुके हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्रश्न के अंत वाला ये भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, एक मिनट, ये देखिए। ठीक है, ये भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, और ये हम लोग 4 नंबर भी देख लिए कि प्रश्न के कथन में कितने तार्किक हिस्से विद्यमान हैं और उन सभी में आपसी संबंध क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये अंतिम जो दिखाई देने वाले शब्द हैं आप लोग नोट कर सकते हैं जिनको देखना हो। ठीक है, ये सभी वो शब्द हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इससे। ठीक है, ये जो कैटेगरी है मैंने 5-6 जो कैटेगरी बताया आप लोग नोट कर सकते हैं। पहला व्याख्या, वर्णन, विवरण स्पष्ट कीजिए, स्पष्टीकरण दीजिए, प्रकाश डालिए। ठीक है, ये दूसरा कैटेगरी है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, मीमांसा विश्लेषण कीजिए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए उत्तर की रूपरेखा तैयार करना, कि हमें उत्तर की रूपरेखा कैसे तैयार करना है। ठीक है, अब जैसे मैं एक प्रश्न के रूप में आपको इस चीज़ को समझाता हूँ कि मान लीजिए एक प्रश्न दे रहा हूँ, उसको उत्तर की रूपरेखा तैयार करने के लिए मैं एक प्रश्न ले रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा प्रश्न क्या है। ठीक है, एक कुशल नेतृत्व की वजह से एक ध्रुव संभावना को यथार्थ में परिवर्तित किया जा सका। भारतीय रियासतों के एकीकरण के संदर्भ में इस कथन पे चर्चा कीजिए। अगर ये एक प्रश्न है तो हमें इसकी रूपरेखा कैसे तैयार करनी चाहिए। तो हमें सबसे पहले इसकी भूमिका लिखनी चाहिए, और भूमिका में हमें क्या लिखना चाहिए, पटेल और बिस्मार्क की तुलना। ठीक है, ये रूपरेखा तैयार करने का तरीका है कि इस प्रश्नों को पढ़ के हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए कि हम रूपरेखा कैसे तैयार करें। ठीक है, उसके बाद प्रश्न में देखिए द्रोह की संभावना। ठीक है, तो द्रोह की क्या क्या सी संभावना थी, 1947 की स्थिति थी, अंग्रेजों की योजना थी, कई रियासतों और राजाओं के स्वतंत्र होने की इच्छा जो थी वो थी। ठीक है, और उसके आगे क्या था, कुशल नेतृत्व, मतलब कि ये किस कारण से मतलब एकीकरण किया जा सका, कुशल नेतृत्व की वजह से। तो क्या लिखेंगे, पटेल एक की कार्य क्षमता और कार्यशैली का संक्षिप्त में वर्णन करेंगे। और अंतिम हमारा क्या पैराग्राफ होना चाहिए, निष्कर्ष कि पटेल की भूमिका को बिस्मार्क तथा गैरीबाल्डी के आदि की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध करना। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि उत्तर कैसे लिखा जाता है। ठीक है, उत्तर लिखने की बात आती है। ये रहा प्रश्न जो हम लोगों ने अभी देखा, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, एक कुशल नेतृत्व की वजह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, संभावित रूपरेखा भी आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हैं, कैसे नोट करना है। ठीक है, ये देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़िए। अब देखिए उत्तर लिखना, कि उत्तर लिखते समय हमें किन 2 चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है प्रामाणिकता। ठीक है, और दूसरी है प्रवाह। इन दोनों पे हम बात करते हैं। सबसे पहले हम प्रामाणिकता पे बात करेंगे। ठीक है, तो पहले एक बात ध्यान दे लीजिए कि रूपरेखा जो तैयार हो जाता है उसके बाद अभ्यर्थी को वास्तविक रूप उत्तर लेखन करना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं ये अपने मन में करना चाहिए। एक्चुअली क्या है ना कि हम कुछ लोग क्या करते हैं, उत्तर के ऊपर ही लिख जाते हैं भूमिका, ये ध्रुव की संभावना, कुशल नेतृत्व, निष्कर्ष, ये लिखना नहीं होता है। एक्चुअली आपको अंदर माइंड में एक रफ स्केच बनाना चाहिए कि हमें इसी तरीके से अपने आंसर को समाप्त करना है। ठीक है, तो एक अच्छे उत्तर की 2 विशेषताएं होती है, एक होता है प्रामाणिकता तथा प्रवाह। ठीक है, प्रामाणिकता का अर्थ है कि उत्तर में ऐसे ठोस तथ्य और तर्क विद्यमान होने चाहिए जिनसे प्रश्न की मांग कायदे से संतुष्ट होती हो। अर्थात परीक्षक को उत्तर पढ़कर ये महसूस होना चाहिए कि अभ्यर्थी ने विषय का गंभीर अध्ययन किया है। दूसरा गुण है प्रवाह। इसका अर्थ है कि उत्तर के पहले शब्दों से आखिरी शब्द तक ऐसी क्रमबद्धता होनी चाहिए कि परीक्षक को उत्तर पढ़ते समय बीच बीच में कहीं भी रुकना ना पड़े। एक अच्छे उत्तर लेखन के संबंध में प्रायः प्रत्येक अभ्यर्थी के मन में कुछ जिज्ञासाएं अनिवार्य रूप से होती है जिसका समाधान करना अत्यंत आवश्यक है। तो वैसे ही जिज्ञासाएं पे हम अभी बात करने वाले हैं। ठीक है, कि अभ्यर्थी के मन में वो कौन सी जिज्ञासाएं उत्तर लिखते समय उत्पन्न होती है। ठीक है, तो उन जिज्ञासाओं को हम देख लेते हैं। पहला है
शब्द सीमा का पालन, ठीक है, इस पे भी हम बात करने वाले हैं। दूसरा है बिंदुओं में लिखें या पैराग्राफ में, इस पे भी हम डिटेल में बात करेंगे। रेखा चित्रों का प्रयोग करें या नहीं करें, ठीक है, कैसी शब्दावली का प्रयोग करें, ये सब एक अच्छे उत्तर लिखने के लिए एक जिज्ञासा हमने अपने मन में तो उत्पन्न होती होगी। आप लोग भी खुद सोचिए कि जब आप एक उत्तर लिखने बैठते हैं तो क्या ये सारे जिज्ञासाएं आपके मन में आती हैं? तो खुद आपको अंदर से आवाज़ आएगी कि हाँ आती है, भूमिका लिखें या कि ना लिखें, ठीक है। ऐसी बहुत सारी हमारे अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि शब्द सीमा का पालन, ठीक है। तो शब्द सीमा के बाद पे तो मैं सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि यूपीएससी और पीसीएस दोनों का अलग अलग अपना स्टैंडर्ड है। यूपीएससी में ज़्यादातर मेंशन कर दिया जाता है वर्ड्स को और उसमें पेज निर्धारित रहते हैं, ठीक है। जहां स्टेट पीसीएस में अगर पेज निर्धारित होते हैं तो उसके अनुसार आप लिख सकते हैं। लेकिन 100 बात की एक बात मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जो पूछा गया है वही लिखें। मतलब क्या है कि अनावश्यक ना लिखें। अनावश्यक ना लिखे का मतलब क्या है? आप बहुत पढ़े लिखे हैं, मतलब आपने सेकेंड वर्ल्ड वार पे पूरा ढंग से अध्ययन किया, बहुत ज़्यादा, माने पूरा अच्छे से आपने पढ़ा, लेकिन एग्जाम में वर्ल्ड वार से क्वेश्चन तो आया सेकेंड वर्ल्ड वार से, लेकिन वो आपने जो पढ़ा था उससे नहीं आया। अब आपने क्या किया, जैसे ही प्रश्न में सेकेंड वर्ल्ड वार देखा, आपने सोचा कि मैंने जो पढ़ा है उसको डाल दो। ऐसा नहीं होता। एग्जामिनर जो जानना चाहता है सिर्फ वो लिखिए, अनावश्यक कुछ भी मत लिखिए। आप ये कभी मत सोचिएगा कि एग्जामिनर आपसे कम जानता है। एग्जामिनर हमेशा आपसे ज़्यादा जानता है और आप अपने ज्ञान को अपने तक ही रखिए। एक्चुअली आपसे जो पूछा जाए सिर्फ वही लिखिए, ना कम ना ज़्यादा। और दूसरी बात, सबसे ज़्यादा पूरा लिखें। मतलब क्या है, जो पूछा गया है उसमें से कुछ भी ना छूटे, ठीक है। तो ये है शब्द सीमा का पालन का तरीका कि अनावश्यक नहीं लिखना है और जो पूछा गया है उसमें से कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। मतलब कहने का अर्थ है कि एक प्रश्न में अगर 4 पार्ट्स हैं तो चारे पार्ट्स को हमें उसी रेशियो में लिखना चाहिए जिस रेशियो में प्रश्न पूछा गया है। तो ये दूसरा ही हमारा टॉपिक आ जाता है अनुपात। मतलब जिस प्रश्न में एक पक्ष बनते हैं उसमें कोई समस्या नहीं है। अगर ऐसा प्रश्न है जिसमें एक से ज़्यादा प्रश्न है, मतलब बहुपक्षीय प्रश्न है, तो इसमें ध्यान यही रखना चाहिए कि जो आपके प्रश्न हैं उसके जितने बहुपक्ष हैं, जितने पक्ष हैं, उसी पक्ष के रेशियो में आपके उत्तर भी होने चाहिए। कि अगर प्रश्न में पहले पक्ष पे, जो प्रश्न का पहला पक्ष है उस पर अगर ज़्यादा ध्यान दिया गया है तो आपके उत्तर का भी ध्यान उस पक्ष पे ज़्यादा होना चाहिए। किसी पक्ष पे अगर प्रश्न में कम ध्यान दिया गया है तो आपके उत्तर में भी उस पक्ष पे कम ध्यान देना चाहिए। मतलब एकदम सेम रेशियो में, किसी भी रेशियो में आपको कम नहीं करना है ना ज़्यादा करना है। प्रश्न में जो रेशियो है वही रेशियो आपको उत्तर में भी लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जिज्ञासा हम देख लेते हैं, बिंदुओं में लिखें या पैराग्राफ में लिखें, ठीक है। तो ये भी अधिकांश उम्मीदवारों की एक सामान्य जिज्ञासा है कि उन्हें उत्तर लेखन के अंतर्गत बिंदुओं का प्रयोग करना चाहिए या नहीं। वस्तुतः इस प्रश्न का उत्तर हाँ या नहीं में देना संभव नहीं है। यह निर्णय इस बात पर निर्भर करता है कि प्रश्न की प्रकृति क्या है। मतलब आप एग्जाम हॉल में जाने से पहले ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि आपको पॉइंट में लिखना है या पैराग्राफ में लिखना है, ठीक है। ये आप एग्जाम हॉल के अंदर क्वेश्चन की प्रकृति, नेचर को देख के ही डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर प्रश्न की प्रकृति ऐसी है कि माने उसके उत्तर में विभिन्न तथ्य या बिंदुओं को सूचीबद्ध किए जाने की आवश्यकता है तो निःसंदेह उसमें बिंदुओं का प्रयोग किया जाना चाहिए। किंतु अगर प्रश्न की प्रकृति शुद्ध विश्लेषणात्मक है, मतलब विश्लेषण लायक है, तो बिंदुओं के प्रयोग से हमें बचना चाहिए। ऐसे उत्तर पैराग्राफ पद्धति के अनुसार लिखना ही ठीक रहता है। उदाहरण के तौर पे आप लोग समझ लीजिए कि अगर हम लोग से पूछ लिया जाए ऐसी कुछ क्वेश्चन तो हमें क्या करना चाहिए, पैराग्राफ में लिखना चाहिए कि उत्तर में लिखना चाहिए। तो एक प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान घटने वाली सबसे महत्वपूर्ण 5 घटनाएं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सीधे कह रहा है कि घटने वाली महत्वपूर्ण 5 घटनाएं कौन सी थी। तो साफ दिखता है यहाँ पे कि उत्तर में बिंदुओं का प्रयोग किया जाना चाहिए। मतलब आपको दिखाना है कि ये पहला पॉइंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो यहाँ पे आप 5 पॉइंट में लिख के आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन भूमिका लिखने के बाद एक आध पंक्ति, मतलब 1-2 पंक्ति आप भूमिका लिख सकते हैं, ठीक है। अभ्यर्थी को सीधे 1 से 5 तक बिंदु बनाकर एक एक तथ्य प्रस्तुत करते जाना चाहिए। इसके विपरीत अगर प्रश्न ये आ जाए कि जहां, एक नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, ठीक है, कि जहां महात्मा गांधी जाति व्यवस्था की कुरीतियों पे
कोई गंभीर चोट नहीं कर सके, वहीं डॉक्टर अंबेडकर ने जाति व्यवस्था के मूल पे प्रहार किया। स्पष्ट कीजिए। अब इस प्रश्न में आप पॉइंट नहीं बना सकते हैं, वो अनमेच्योरिटी दिखाई देगा। यहाँ पे आप जबरदस्ती पॉइंट बनाने की कोशिश भी मत कीजिएगा। इस प्रश्न की जो स्पष्ट अपेक्षा है वो है उत्तर का पहला पैराग्राफ महात्मा गांधी के संबंध में और दूसरा पैराग्राफ अंबेडकर के संबंध में। ठीक है, दोनों ही पैराग्राफों में सिर्फ एक एक बिंदु की व्याख्या किए जाने की जरूरत है। स्पष्ट है कि ऐसे उत्तरों में बिंदुओं या शीर्षकों की भूमिका नहीं होती। अगर हम जबरदस्ती बिंदुओं का प्रयोग करेंगे तो निस्संदेह नुकसान हमें ही होगा। ठीक है, अब देखिए रेखा चित्रों का प्रयोग करें या ना करें। कुछ लोग ये पूछते हैं कि हमें डायग्राम बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए, तो इस चीज़ को भी अभी क्लियर कर लेते हैं। अभ्यर्थियों के मन में एक दुविधा इस बात को लेकर भी रहती है कि उन्हें किस उत्तर में रेखा चित्र जैसे कि पाई डायग्राम हुआ या वेन डायग्राम हुआ या तालिका, फ्लो चार्ट आदि का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मतलब क्या है, रेखा चित्रों का प्रयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर ये है कि निबंध तथा विश्लेषणात्मक, मतलब जिसमें विश्लेषण करना है, प्रश्नों में प्रायः इस प्रवृत्ति से बचना ही अच्छा रहता है। मतलब जहाँ हमें विश्लेषणात्मक बात करनी है, ठीक है, तो वहाँ पे इससे हमें बचना चाहिए। किंतु यदि प्रश्न की प्रकृति ही ऐसी हो कि उसमें विभिन्न वस्तुओं का आपसी संबंध या वर्गीकरण आदि दिखाए जाने की जरूरत हो तो रेखा चित्रों का प्रयोग सहायक भी हो सकता है। जैसे कि अगर ज्योग्राफी के क्वेश्चन लिख रहे हैं और दो देश की बात की जा रही है तो वहाँ पे आप डायग्राम या मैप का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जिज्ञासा जो है वो है कैसी शब्दावली का प्रयोग करें। ठीक है, तो परीक्षा के उत्तर लिखने में भाषा शैली की सरलता सहजता तो काम में है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि आपकी शब्दावली अनौपचारिक स्तर को छूने लगे। शब्दों के चयन में इतनी सावधानी बरतना अनिवार्य है कि उत्तर की गरिमा से समझौता ना हो। जैसे उर्दू फारसी परंपरा के शब्दों का प्रयोग निबंध में तो कुछ मात्रा में किया जा सकता है, ठीक है, किंतु सामान्य अध्ययन मतलब जो जीएस के पेपर हैं ऐसी भाषा के प्रयोग से बचना चाहिए। अंग्रेजी के शब्दावली का प्रयोग करने में समस्याएं कम हैं। जहाँ भी कोई जटिल तकनीकी शब्द पहली बार आए वहाँ आपको कोष्टक में अंग्रेजी का शब्द भी लिख देना चाहिए। कोष्टक में लिखते समय आप रोमन लिपि का प्रयोग भी बैरोकोटो माने ये जो कोठा बना के नहीं लिखा जाता है, ठीक है, उसमें कर सकते हैं। अगर आप अंग्रेजी के किसी तकनीकी शब्द का प्रयोग देवनागरी लिपि में करते हैं तो उसके लिए कोष्टक जो हम लोग बनाते हैं उसकी भी ज़रूरत नहीं है। किंतु ध्यान रखें इस सुविधा का प्रयोग केवल बहुत ज़रूरी शब्दों के लिए ही किया जाना चाहिए। मतलब क्या है, अंग्रेजी को शब्दों को ही हिंदी में लिख देना, इसको बहुत ज़रूरी शब्दों के लिए ही हमें प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग सामान्य अनुपात से अधिक मात्रा में हुआ तो परीक्षक को चुभ सकता है, मतलब उसको बुरा लग सकता है। ठीक है, परीक्षा में सामान्यतः उच्च शब्दावली को अधिक महत्व दें जो संस्कृत मूल की अर्थात तत्सम है। ऐसी शब्दावली प्रायः अधिक औपचारिक मानी जाती है और परीक्षा के अनुशासन को देखते हुए परीक्षक इसे उचित समझते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक सेंटेंस बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। प्रधानमंत्री जी का स्वास्थ्य अनुचित है कहने में जो औपचारिकता है वो ये कहने में नहीं है कि वजीर आजम साहब की तबीयत नासाज है। तो आप लोग समझ गए ना कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, कैसे लिखना है क्यों नहीं लिखना है। ठीक है, चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई है। इसलिए जहाँ तक संभव हो अपनी शब्दावली को सरल सहज किंतु तस्मी बनाए रखने का प्रयास करें। ठीक है, अब नेक्स्ट जिज्ञासा जो है भूमिका लिखें या नहीं लिखें। ठीक है, तो अभ्यर्थियों को इस प्रश्न पे भी पर्याप्त संदेह रहता है, उन्हें अपने उत्तर की शुरुआत में भूमिका लिखनी चाहिए अथवा नहीं। इसी प्रकार उत्तर के अंत में निष्कर्ष की आवश्यकता को लेकर भी संदेह बना रहता है। आजकल सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक विषयों में 200, 250 से 400 शब्दों से अधिक शब्द सीमा वाले उत्तर पूछे जाते हैं। इसलिए आजकल ये मानकर चलना ठीक है कि बिना किसी औपचारिक भूमिका के आप सीधे अपने उत्तर की शुरुआत कर सकते हैं कहीं कहीं। ठीक है, पीसीएस में थोड़ा अलग होता है, मैं यूपीएससी का बता रहा हूँ। ठीक है, तो उत्तर का पहला एकाध वाक्य ऐसा रखना चाहिए जो भूमिका की जरूरत को पूरा कर दे। अगर प्रश्न किसी विवाद पर आधारित है तो 1-2 पंक्ति का निष्कर्ष भी दिया जाना चाहिए, किंतु सामान्य तथ्यात्मक प्रश्नों में निष्कर्ष की कोई आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए मैं एक प्रश्न ले रहा हूँ, स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी
और डॉक्टर अंबेडकर के तुलनात्मक योगदान पे चर्चा करें। तो इसकी संक्षिप्त में आप भूमिका भी दे सकते हैं और निष्कर्ष भी दे सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस प्रश्न को अगर आ जाए तो हम कितने ज़्यादातर मतलब कितना लाइन का भूमिका लिख सकते हैं। तो हम इस प्रश्न में भूमिका क्या लिख सकते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की मुख्य धारा का नेतृत्व यदि महात्मा गांधी कर रहे थे तो उसी समय डॉक्टर अंबेडकर सदियों से वंचित दलित व आदिवासी समुदाय को मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इन दोनों महान नेताओं के बीच तुलना के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। ठीक है, अब इसका हम निष्कर्ष कैसे लिख सकते हैं, ये भी सुनिए। निष्कर्ष सार ये है कि यदि महात्मा गांधी की बड़ी भूमिका भारत को अंग्रेजों से आज़ाद कराने में थी तो डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका हमें रूढ़ियों और शोषण से आज़ाद कराने में थी। ठीक है, तो ये थी जिज्ञासाएं हमारी। अब एक नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि उत्तर के प्रस्तुतिकरण जो होती है उसकी हमारी क्या शैली होनी चाहिए। मतलब कहने का अर्थ है कि उत्तर को ज़्यादा सुंदर और प्रभावशाली कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इस पे हम बात कर लेते हैं। देख लीजिए, ये जो है चार जो है हमारे सबसे महत्वपूर्ण है कि उत्तर को प्रस्तुतिकरण की शैली क्या हो सकती है। तो सबसे पहले उत्तर लेखन का अंतिम पक्ष ये है कि हमें अपने उत्तर को ज़्यादा सुंदर और प्रभावशाली कैसे बना सकते हैं। इसके कुछ प्रमुख सूत्र इस प्रकार हो सकते हैं। पहला, उत्तर के सबसे महत्वपूर्ण शब्दों तथा वाक्यों को रेखांकित करना ना भूलें, पर यह ध्यान रखें कि रेखांकन का प्रयोग जितनी कम मात्रा में करेंगे उसका प्रभाव उतना ही अधिक होगा। कई विद्यार्थी लगभग हर पंक्ति को ही रेखांकित कर देते हैं जिसका कोई लाभ नहीं बचता। ठीक है, दूसरा क्या है, पहला आप देख सकते हैं उत्तर के सबसे महत्वपूर्ण शब्दों तथा वाक्यों को रेखांकित करें। ठीक है, दूसरा क्या है, अभ्यर्थी को चाहिए कि वो काले और नीले दो रंगों के पेन का प्रयोग करें। जैसे वो नीले पेन से उत्तर लिख सकता है और काले पेन से महत्वपूर्ण हिस्सों को रेखांकित कर सकता है, पर यह ध्यान रखें कि दोनों रंगों के अलावा किसी तीसरे पेन का प्रयोग करना नियम के विरुद्ध है। ठीक है, मतलब दो पेन को आप यूज करना चाहिए आपको ये अपने उत्तर को इंटरेस्टेड बनाने के लिए, अगर आप रेखांकित करना उचित समझते हैं, अगर आपको आदत है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये आकर्षक लगता है, इससे सुंदर लगता है। ठीक है, तो काले और नीले दो पेनों के प्रयोग करें। ठीक है, तीसरा क्या है, हैंड राइटिंग साफ सुथरी। आपकी हैंड राइटिंग जितनी साफ सुथरी होगी आपको अधिक अंक मिलने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। अच्छी हैंड राइटिंग से एक मनोवैज्ञानिक लाभ मिल जाता है जो अंततः अंकों के लाभ में परिणाम होता है। ठीक है, अगर आपकी हैंड राइटिंग साफ नहीं है तो नुकसान होना तय है, इसलिए अभी से कोशिश कर लीजिए कि हैंड राइटिंग से कम ऐसी ज़रूर हो जाए कि उसे पढ़ते हुए परीक्षक जो एग्जामिनर है तनाव या उसका सिरदर्द ना हो। ठीक है, तो हैंड राइटिंग की बात हो गई। एक अंतिम है, अपने शब्दों तथा पंक्तियों के मध्य खाली स्थान इस तरह से छोड़ें कि आपको उत्तर पुस्तिका आकर्षक नजर आए, मतलब देखने में सुंदर लगे। दो पंक्तियों के बीच में जितना गैप छोड़ते हैं, दो पैराग्राफ के बीच में उससे कुछ ज़्यादा गैप छोड़े ताकि दूर से देखकर ये समझ आ जाए कि कहाँ से नया पैराग्राफ शुरू हो रहा है। इसी प्रकार हर नया पैराग्राफ लगभग एक ही स्केल से शुरू करें। बाईं तरफ जहाँ से लिखने का स्थान शुरू होता है वहाँ से लगभग 2 शब्दों का खाली स्थान छोड़कर पैराग्राफ शुरू करना चाहिए। सभी पैराग्राफ उसी बिंदु से शुरू किए जाने चाहिए। इन सारी बातों का सार सिर्फ इतना है कि आपकी उत्तर पुस्तिका सुंदर और व्यवस्थित नज़र आनी चाहिए। वो ऐसी घिस पिच नहीं दिखनी चाहिए कि उस पर नज़र पड़ते ही परीक्षक का मन बैठने लगे। तो ये था हमारे आज के आंसर राइटिंग का तरीका कि कैसे हम एक अच्छा उत्तर लिख सकते हैं। जिन्होंने भी अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे पिछले वीडियो को देखें जो बीपीएससी 65वीं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब तक मैंने GS1 के तीनों खंड की बात कर चुका हूं कि वो कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस हो चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं पिछले हमारे कुछ वीडियो को और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।